हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल्स जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए दिए जाते हैं, इसके तहत विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका प्रत्येक विषय के लिए दी जाती है। आज हम वर्ष 2024-25 के लिए विज्ञान विषय की जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है, इससे संबंधित चर्चा करेंगे और इसमें अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, उसके जो प्रश्न हैं हम उसको भी देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, यह जो 2023-24 में दी गई थी उसी प्रकार की है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो देखिए, जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं के लिए प्रदान की गई है विज्ञान विषय, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है इसमें अंक योजना दी गई है कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें अध्याय क्रमांक 1 से अध्याय क्रमांक 12 तक जो हमारे अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, वो दिए गए हैं। आज हमें अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, हमें इसको देखना है जो कि है 6 अंक का। इस अध्याय से एग्जाम्स में, परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और इसमें देखिए अंक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये भी दिया गया है। जैसे कि देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। अर्थात जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, ये जो हमारे प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी संख्या होगी 6 और प्रत्येक पर 1 जो अंक है वह निर्धारित है। तो इस प्रकार से 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 2 में 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 6 होगी। और प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी पूछी जाएगी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन सभी पर 1-1 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 तक कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी पर 1 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से आगे जाकर के प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर कितने 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर कितने 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 30 प्रश्न होंगे और इन पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास प्रश्न का विभाजन दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ ये देखने वाले हैं, जिस पर 6 अंक निर्धारित हैं। इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 6 अंक का। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप यदि इस पेज पर आएंगे, चैनल जहां पर आप वीडियो चला रहे हैं यूट्यूब पर, वहां पर आपको ऐसा सब्सक्राइब का ये आइकॉन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही चैनल हो गया सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो ये बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर भी आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे कि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। आपके लिए विषय वस्तु दी gई है आपकी विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल्स में, इसमें दिया गया, आप उससे इसको पढ़ सकते हैं। हम केवल यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न सबसे पहले इसमें पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनिए। अर्थात जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनकी शुरुआत की गई है। तो प्रश्न 1 में
सबसे पहले पूछा गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की होती हैं 3 अवस्थाएं। प्रश्न क्रमांक 2, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो जो पदार्थ की ठोस अवस्था है उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य न्यूनतम अर्थात ना के बराबर रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। तो सबसे कम न्यूनतम रिक्त स्थान होता है ठोस पदार्थों के बीच। प्रश्न क्रमांक 3, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। तो ये जो पदार्थ की अवस्था है वो ठोस अवस्था है। प्रश्न क्रमांक 4, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है कहलाती है। तो पदार्थ की वह अवस्था द्रव है। जो द्रव अवस्था है इसमें द्रव्य का जो आकार है वह जो पदार्थ है उसका आकार निश्चित नहीं होता परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें पूछा गया है कि न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो पदार्थ की किस अवस्था में न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। पदार्थ की वह अवस्था है ठोस। प्रश्न क्रमांक 6, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो संपीड्यता, गैसों के संपीड्यता के गुण के कारण इन्हें सिलेंडर में भर करके रखा जा सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है रिक्त स्थान में कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका खालिस्थान कहलाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह तापमान कहलाता है इसका गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक। दूसरा नंबर का जो खालिस्थान है इसमें पूछा गया है कि बर्फ का गलनांक खालिस्थान होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। ये जो तापमान है केल्विन में दिया गया है। तो बर्फ का ये जो गलनांक होता है 273.15 केल्विन। जल के कणों की ऊर्जा खालिस्थान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ पर हम बता देंगे 373 केल्विन तापमान पर। 4 नंबर के खालिस्थान में पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्थान नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमें भरना है शुष्क बर्फ। अगला खालिस्थान है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया खालिस्थान कहलाती है। तो देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर यदि द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। तो इसमें हम भरेंगे वाष्पीकरण। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। यहाँ पर आप या तो पूरा वाक्य लिख सकते हैं या फिर एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर होता है 273 केल्विन। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है कि 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में यदि हमें किसी तापमान को बदलना है तो हमें उसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास सेल्सियस स्केल का जो पैमाना है मान है वो आ जाएगा। तो हमसे 300 केल्विन पूछा गया है। तो इस प्रकार से 300 केल्विन में 300 में से हम 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर ही है।
जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जल का गलनांक केल्विन स्केल में देखा कि 273 केल्विन, यदि हमें इसको सेल्सियस में बदलना है तो हम इसमें से 273 ही माइनस कर देंगे, तो हमारा जो सेल्सियस मान है वो निकलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से हमने इसमें 300 केल्विन में से 273 माइनस किया तो हमारे पास जो मान आ गया वो आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें पूछा गया है नंबर 3 में कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में है इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ द्रव्य, यहाँ पर द्रव अवस्था आएगा। क्या? द्रव, द्रव्य नहीं आके क्या आएगा? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है उसका नाम क्या है? मरकरी अर्थात पारा। इसे हम पारा भी बोलते हैं और मरकरी भी बोलते हैं। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक लिखिए। तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। चलिए अब यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक की जो प्रश्न है उनकी शुरुआत होती है। अर्थात ये जो प्रश्न है इन पर यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन पर 2 अंक निर्धारित हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, जो द्रव है कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम, और उसके क्वथनांक तापमान पर, अर्थात जब वो द्रव उबलना प्रारंभ कर दे। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो जल है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार हमने जो भी द्रव लिया है उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब पर कोई भी द्रव, लेकिन उसकी मात्रा कितनी? 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। तो इसमें देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक क्या कहलाता है? जैसे यदि हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए ये आपको याद रखना है, वाष्पीकरण में यहाँ पर द्रव को उबालने के लिए, अर्थात क्वथनांक क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर संगलन की गुप्त ऊष्मा में हम बात करेंगे ठोस अवस्था की, कि हमें 1 किलोग्राम हमारे पास कोई ठोस है उसको हमें पिघलाना है। गलनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलने लगता है। तो उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है संगलन की गुप्त ऊष्मा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। इसमें पूछा गया है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है ये बताना है। तो देखिए जब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो हम पढ़ते हैं कि जो ठोस होते हैं ये, इनमें जो अणु हैं वो पास पास होते हैं, अर्थात उनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। परंतु बर्फ की स्थिति में देखा गया है कि जब जल है जो बर्फ में बदलती है, परिवर्तित होती है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है, और बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण ही जो बर्फ के टुकड़े हैं वो जल में तैरते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बर्फ का घनत्व कम होता है जल के घनत्व से, इसी कारण से यह जो बर्फ है पानी पर तैरती है। कोई भी वस्तु तभी तैरती है जब उसका क्या हो जाए? घनत्व कम हो जाए। तो
ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वाष्पन या वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों की सतह के कण हैं जो क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। वह क्रिया कहलाती है वाष्पन या फिर वाष्पीकरण। अर्थात जैसे कि जो जल है, यदि जल को हम उबालेंगे, जल का यदि हम क्वथनांक देखें, हम जानते हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस है वो जल का क्या है, क्वथनांक। तो हम यदि जल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने से पहले जल से जो वाष्प निकलेगी तो वो क्रिया कहलाएगी वाष्पीकरण, क्योंकि उबलने तक वो अपने क्वथनांक तापमान पर पहुंच जाता है। तो उबलने से पहले जो इसमें वाष्प बनेगी वो क्रिया कहलाएगी वाष्पीकरण। ये किसी भी द्रव में ये क्रिया होगी, केवल हम यहाँ पर जल की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी द्रव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वाष्पीकरण क्रिया समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण कपूर, अमोनियम क्लोराइड, जिसे कि नौसादर भी कहा जाता है। तो देखिए, जो ऊर्ध्वपातन है ये इसमें बताया गया है कि किसी भी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वह पिघलता नहीं है, द्रव अवस्था में नहीं आता है और सीधा गैस बन जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सामान्य रूप से कपूर देखा होगा, कपूर को जब भी हम गर्म करते हैं तो वह पिघल के द्रव अवस्था में नहीं आता है, पानी जैसा नहीं बनता है, वह ठोस अवस्था में ही क्या होता है, वाष्पित होके गैस बन जाता है। तो इस प्रकार से आप, क्योंकि कपूर सभी ने देखा है, उसको जलाया भी है, तो यह द्रव अवस्था में आए बिना ही क्या वाष्पित होने लगता है और इसी क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। चलिए, इसके उदाहरण आप कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर ये दे सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो हम अभी भी पहले भी देख चुके हैं कि वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में आता है वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है, वही उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है। चलिए तो हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो देखिए, गलनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आता है। गलनांक में कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जबकि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। तो है तो दोनों ही तापमान, लेकिन गलनांक में ठोस पिघलता है और क्वथनांक में द्रव उबलता है। तो हमें ये तापमान बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? तो देखिए, गर्मियों में मटके का जल इसलिए ठंडा होता है क्योंकि मटके की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसलिए जब मटके में पानी भरा जाता है तो इन छिद्रों की उपस्थिति के कारण वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अर्थात उस तापमान पर जो वाष्प है पानी से वाष्पीकृत हो जाती है और जल का तापमान कम हो जाता है। जब पानी से वाष्प निकलेगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसी कारण से मटके का जल ठंडा होता है।
तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो देखिए, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है और सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अन्य कपड़ों की अपेक्षा अधिक और अच्छे से होता है। अतः सूती कपड़े हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को सरलता से अवशोषित कर लेते हैं और बाद में इसका आसानी से वाष्पीकरण भी हो जाता है। यही कारण है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि ठोस के सामान्य गुण लिखिए। तो ठोस के सामान्य गुण लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। हम जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है, अर्थात यदि हम पदार्थ की सभी अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं की बात करें तो उनमें ठोस पदार्थों का जो घनत्व है वो अधिक होता है और इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। इनमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता या नगण्य होता है, ना के बराबर। गर्म करने पर इनमें प्रसार एवं ठंडा करने पर इनमें संकुचन बहुत ही कम होता है। चलिए, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो हमें यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताने हैं। ये आपकी जो विषय वस्तु दी गई है उसमें भी ये जो सारणी है वो बनी हुई है। ठोस, द्रव और गैस में अंतर आप वहां से सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस में हम अंतर बता सकते हैं कि ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है। द्रव, इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस, इनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। इस प्रकार से आप इनके अंतर लिख सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से ये ठोस, द्रव और गैस, ये जो अंतर है आप लिख सकते हैं कि जो ठोस हैं इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता, द्रव को संपीडित, इन्हें भी संपीडित नहीं किया जा सकता, गैसों को संपीडित किया जा सकता है। इसी प्रकार से ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। द्रवों के गलनांक कमरे के ताप से कम एवं क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। इसी प्रकार से गैसों के गलनांक व क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। इन्हें दबाया नहीं जा सकता, किन्हें, ठोसों को। और द्रव उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। जो गैसें हैं ये इनके कण हैं जो चारों दिशाओं में बहते हैं। तो इस प्रकार से आप ठोस, द्रव और गैस हैं इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो वह है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की दर कैसी होगी, कम होगी कि अधिक होगी। यदि द्रव का क्वथनांक जितना कम है वाष्पीकरण अधिक होगा। इसी प्रकार से सतही क्षेत्रफल, यदि सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो सतही क्षेत्रफल भी निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की दर क्या होगी। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और आर्द्रता, वायु में यदि आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी और यदि आर्द्रता कम है, वायु में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। और वायु में आर्द्रता अर्थात जल वाष्प की उपस्थिति यदि कम है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। तो इस प्रकार से आप वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारण स्पष्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए, हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस में तापमान दिए गए हैं, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। हमें इन्हें केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसमें केवल 273 ऐड करना है। तो हम 273 ऐड करके इसको केल्विन इकाई में बदल सकते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस में हम 273 जोड़ देंगे तो जिससे हमें प्राप्त होगा 300 केल्विन। इसी प्रकार से आप सभी को केल्विन इकाई में बदल सकते हैं 273 जोड़ करके।
तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 है जो इसका उत्तर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो बर्फीले जल से भरा ग्लास है जो, इसकी बाहरी सतह कैसी हो जाती है? ठंडी। तो हम बता सकते हैं कि वायु में जलवाष्प की उपस्थिति के कारण बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि जलवाष्प किसी ठंडी सतह से टकराती है तो ये संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण हमें बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास से ये अध्याय है, अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें से कि 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने इसके सभी प्रश्न हैं, विकल्प हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर, हमने सभी देख लिए कि इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।